हेलो नमस्कार दोस्तों। एक हिंदुस्तानी लड़का जो है सऊदी अरब में रह के जो है नौकरी कर रहा होता है एक शेख के पास। तो शेख जो क्या करता है कि वो कहीं बाहर जाने के लिए एक हफ्ते की प्लान करता है। और ये जो लड़का हिंदुस्तानी होता है, इसका नाम राजेश होता है, तो इससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ जरा सऊदी, थोड़ा काम से, एक हफ्ता जरा मेरा घर पे सब ध्यान रखना कि, और मेरे कारोबार का भी ध्यान रखना, और देखना कि कोई सामान उल्टा पुल्टा कोई ले ना जाए यहाँ से। तो कहता है ठीक है साहब, आप परेशान न होइए, मैं आपका जो है पूरा ख्याल रखूंगा, आपके दुकान का भी और बिजनेस का भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो शेख वहाँ से चला जाता है और ये जो है वहाँ की देख रेख करने लगता है। तो उसी के घर में रहता है। तो वो शेख के घर में रहता है और वहीं पे जो है बाथरूम में जाता है नहाने के लिए, और वहीं पे नहा रहा होता है। तभी शेख की बीवी जो है एक कोने से देखती है। तो उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला रहता है, तो वो वहाँ पे देखती है, उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है। तो देखने के बाद पूरी तरीके से दंग हो जाती है कि किसी आदमी का इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट कैसे हो सकता है, इतना मोटा, ये तो इंसान का लग ही नहीं रहा है। तो वहाँ से तुरंत जो है आके जो है अपने कमरे में चली जाती है और वहीं लेट जाती है, और कम से कम 3 घंटा तक वो यही सोचा करती है कि इतना प्राइवेट पार्ट, इतना बड़ा, ये कैसे एक आदमी का हो सकता है। और फिर वो सोचने के बाद भी आती है, और आने के बाद जो है उस लड़के को, हिंदुस्तानी लड़के के साथ कुछ ऐसा कर देती है जो सुनकर जो दोस्तों आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि कोई हिंदुस्तानी लड़का एक सऊदी अरब में कैसे इस तरीके से जाल में फंस गया। तो आए दोस्तों, ये पूरी कहानी आपको विस्तारपूर्वक सुनाते हैं, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये कहानी आप लोग को कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। तो ये कहानी दोस्तों है उत्तर प्रदेश की, रामपुर जिले की है। वहीं पे एक सतपाल नाम का जो है परिवार रहता था, और उनके एक लड़का था इकलौता, और उनकी वाइफ जो है 5 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। और वो अपने लड़के के साथ ही रहते थे, और उनका लड़का जो है 25 साल का हो गया था, उसका नाम राजेश था। तो वो काम धाम की तलाश में रहता था, लेकिन वहाँ पे काम ज़्यादा हिंदुस्तान में मिलता नहीं था। तो ज़्यादातर लड़के लफाड़ी में ये काम करता था, तो इससे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलता था, और इधर उधर जो है अपना समय व्यतीत करता था। तो एक दिन होता क्या है कि ये, इसको कोई एक दोस्त कह देता है कि अरे यार, यहाँ पे समय बिताने से अच्छा है जाओ और सऊदी अरब में वहाँ पैसा अच्छा है, तुमको पैसा भी अच्छा मिलेगा, वहाँ चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो आके वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे कुछ पैसे की व्यवस्था करवा दीजिए, और मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि सऊदी अरब में पैसा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि सब लड़के बेकार हैं, कोई काम का काज का नहीं है। तो वहाँ पे जो पैसे जाने में जो खर्च होते हैं वो ले लीजिए किसी से उधार, और वहाँ से जो मैं पैसा कमाऊंगा तो उसका चुकता कर दूंगा। तो इस बात पे जो है सतपाल जो है उनको समझ में आ जाता है। अब वो एक साहूकार के पास जाते हैं और साहूकार से कहते हैं कि देखो यार, देखो भाई, मेरा जो है एक लड़का इकलौता है, वो सऊदी अरब जाने के लिए कह रहा है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसको सऊदी अरब भेज सकें। तो कुछ पैसे हमको उधार दे दीजिए, मैं उधर से, मेरा लड़का आएगा तो चुकता कर देगा। तो इस पर साहूकार कहता है कि ऐसे में मैं कैसे दे दूं, अभी कोई गारंटी पे कोई चीज़ रखो, जब गारंटी पे कोई चीज़ रखोगे तभी मैं दे पाऊंगा। तो कहता है कि 2 एकड़ की ज़मीन मेरे पास है, आप इसको गिरो रख लीजिए, और मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो दे दीजिए, तो मैं अपने लड़के को जो है सऊदी अरब भेज सकता हूँ, भेज दूंगा। तो इस बात पे जो है वो मान जाता है साहूकार, और उसे जो है 3 लाख रुपए देता है, और कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाओ अपने लड़के को जो है सऊदी अरब भेजो, और कुछ अच्छे इंसान बने, और आपको भी कमा के देगा, तो अच्छी बात है। तो पैसे दे देता है। और ये क्या करते हैं कि जब साहूकार के यहाँ से पैसे लाते हैं, तो एक एजेंट जो होते हैं, जो भेजते हैं, उनके पास जाते हैं, और जाने के बाद कहते हैं कि ये 3 लाख रुपया जो वहाँ जाने का लग रहा है, आप ले लीजिए, हमारे लड़के को कोई अच्छे काम में लगा दीजिएगा, वहाँ वीज़ा बनवा के भेज दीजिएगा। तो इस पे वो एजेंट कहता है ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते का समय लगेगा, और 1 हफ्ते बाद ही अगर वो टाइम आएगा तो मैं भेजूंगा। अब वो 1 हफ्ता धीरे धीरे इंतजार कर रहा होता है। फिर वो समय आता है और एजेंट इनको भेज देता है।
राजेश को। और राजेश जब सऊदी अरब पहुंचते हैं तो जाने के बाद इनको कुछ समझ में नहीं आता, वो सही जगह भेजता नहीं है, क्योंकि जो है गलत जगह भेज देता है। वहाँ बहुत ही कचरा उचड़ा उठाने का काम रहता है, तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसको समझ में नहीं आता है कि वो एजेंट इसके साथ ऐसा कैसे कर दिया है, इतना पैसा लेने के बाद भी जो है मुझे सही जगह नहीं भेजा है। तो जाके सोच रहा होता है, दो इसी तरीके से सोचते सोचते उसे 2 महीने का समय निकल जाता है। तो वो सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे मेरी ज़िंदगी चलेगी, और रो रहा होता है। उसको समझ में नहीं आता है मैं हिंदुस्तान कैसे जाऊं। तो वहीं बैठ के एक जगह चाय पी रहा होता है, तो वहीं पे एक शेख आते हैं और आने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो, और मैंने देखा है तुम काफ़ी देर से रो रहे हो और परेशान लग रहे हो, तुम्हारे साथ कोई घटना घट गई है, क्या बात है? तो वो कहता है कि अरे साहब, मेरे साथ घटना क्या घटी, मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ। मेरे पिताजी जो है एक गरीब किसान हैं, और साहूकार से पैसे मांग के 3 लाख रुपए की व्यवस्था किसी तरीके से खेत गिरवी रख के मुझे भेजा है, और वहाँ एक एजेंट मुझे इतनी गलत जगह डाल दिया है कि मुझे कचरा और वहाँ पे जो है सब गंदगी साफ करनी पड़ रही है, और बहुत गलत गंदी जगह है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से किसी तरीके से मैं अपने गांव घर लौट जाऊँ, यहाँ बैठने से तो अच्छा ही रहेगा। इस बात पे शेख कहता है कि देखो, तुम चाहो तो मैं, मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और मैं, अगर तुम मेरा बिजनेस संभाल लोगे तो मैं तुमको वहाँ पे रख लूँगा और सैलरी भी तुम्हें अच्छा दूंगा। तो इस बात पे वो राजेश बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है, आप चलिए, जो भी देंगे मैं रख लूँगा, लेकिन इस नरक के दलदल से निकल जाऊँगा। फिर वो शेख उनको लेके जाता है, और जाने के बाद जो है कहता है कि देखो, मेरे पास जो है गाय भैंस का तबेला है, और मैं इन्हीं की तिजारत करता हूँ, और तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। तो कहता है ठीक है, गाय भैंस वाली कोई बात नहीं है, इनको तो चारा लगाना, पानी लगाना, धोना, यही सब है। अब बहुत ज़्यादा होगा तो गोबर उठा के किनारे कर देना, तो ये तो अच्छा काम है, ये तो गांव देहात में भी होता है, तो ये मैं कर लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस पर शेख इसको सब बातें समझा देता है, कैसे चारा डालना है, कैसे नहलाना है, कैसे क्या करना है, तो सब वो अच्छी तरीके से जान जाता है, और उसी तबेले में रहने लगता है। तो जब वहाँ पे, एक तो बहुत ही ईमानदार होता है राजेश, और होनहार ईमानदार सब उसमें कूट कूट भरी हुई थी। तो शेख कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब से तुम मेरे इस तबेले में आए हो, तब से मैंने देखा है कि मेरे गाय भैंस और अच्छे से इनकी जो है देखभाल भी हो रही है। ऊपर से कोई कस्टमर आते हैं तो मुझे ज़्यादा जिहालत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम ही समझा लेते हो। तो हमने देखा है तुम्हारे पास जो है बहुत ईमानदारी है, और तुम अब तबेले में मत रहा करो, मेरे साथ चलो मेरे घर पे, वहीं पे जो है तुम अपना रहना होना सब वहीं पे, खाना पीना मेरे साथ ही रहा करेगा, क्योंकि मैं तुमको अपने लड़के बराबर समझता हूँ। तो इस बात पे वो पहले तो मना करने लगता है, कहता है राजेश की नहीं, कहाँ, इतने बड़े शेख हैं आप, पैसे वाले हैं, और मैं कहाँ गरीब, आपकी मेरी क्या औकात कि मैं आपके साथ रहूं। तो इस बात कहते हैं औकात औकात कुछ नहीं, चलो मेरे साथ चलो। तो इस बात पे वो मान जाता है, और उनके साथ अपना जो है सामान वामान पैक करता है, अपने शेख के साथ जो है चला जाता है। शेख के घर जब जाता है तो इसकी बीवी जो होती है शेख की, जब इसको देखती है तो ये 6 फुट का बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान रहता है। राजेश तो देख के वो मुस्कुरा देती है, और राजेश जो है चुपचाप जो है सर नीचे करके जो है आगे चला जाता है कमरे में। जो है वो कहते हैं कि देखो, ये कमरा है, ये तुम्हारा सोने का कमरा है, और ये देखना लेटरिन बाथरूम है, तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो है सोना बैठना, उसके बाद काम धाम करना, आराम करना, कोई तुम्हें यहाँ दिक्कत बरसाने वाली बात नहीं रहेगी। तो इस पर से राजेश बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि शेख, सब आपकी मेहरबानी का नतीजा है, नहीं तो मैं, मेरे लिए तो बहुत ही बेकार दिन आ गए थे। अब मैं क्या मुंह दिखाता घर पे जाके, मेरे माँ, मेरे पिता मेरे बारे में क्या सोचते कि ये 3 लाख रुपए डुबे के चला आया है, लेकिन आपने मेरी इज्जत रख ली, तो मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो शेख कहता रहे, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, तुम अच्छे से काम करो, मेहनत करो, बस और ईमानदार रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस बात पे शेख जो है, शेख के साथ वो बराबर काम करने लगता है। इसी तरह 6 महीने का लगभग समय बीत जाता है, और शेख भी जो सबको भी आराम मिल जाता है। और लेकिन शेख की बीवी जो होती है वो दाएं बाएं से राजेश को देखा करती थी, और वो उस पर मोहित हो गई थी,
और वो सोचने पे मजबूर हो गई थी कि राजेश से कैसे बात की जाए, किस तरीके से। लेकिन शेख साथ में रहने होने की वजह से वो कभी बात नहीं कर पाती थी, केवल दूर से देखा ही करती थी। और ये राजेश भी देख लेता था, इसके मन में भी कुछ लावा फूटने लगा था प्यार का, लेकिन ये किनारे से निकल जाता था क्योंकि शेख साथ में रहता था और शेख में साथ रहने की वजह से कुछ कह नहीं पाता था। तो एक दिन होता क्या है कि शेख को जो है कहीं काम से जो है बाहर जाना रहता है 1 हफ्ते के लिए। तो वो कहता है कैसे जाऊं, तो वो कहता बता देता है राजेश को, देखो राजेश, मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और तुम मेरे घर का ख्याल रखना और मेरे बिजनेस का ख्याल रखना और देखना कोई मेरे तबेले में कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना। इस पे राजेश कहता है जी साहब, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, मुझे यहाँ रहने में आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो वहाँ से शेख चला जाता है और जाने के बाद जो है फिर राजेश जब अकेला रहता है तो शाम को जब वापस आता है तो आने के बाद शेख की बीवी पूछती है खाना बना दूं आपके लिए। तो कहता है कि नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। तो इस बात पे कहती है कि आपकी भूख क्यों चली गई, अभी तो वो साहब जब तो आपके रहते हैं तब तो आपको भूख बहुत लगती है, अब भूख चली गई। तो कहता है कि ठीक है, कुछ बना दो। खाना पीना खा के सोता है। सोने के बाद जो है कुछ बोलता नहीं है और शेख की बीवी भी सोच रही थी कुछ बोले, लेकिन वो बोलता नहीं है। शेख की बीवी काफ़ी सोचा करती है कि आखिर ये कब बोलेगा, लेकिन बोलता नहीं है। फिर सुबह होता है दोस्तों, फिर ये जाता है अपने बाथरूम में और वहीं पे नहाने लगता है। नहाने के बाद दरवाज़ा इसका खुला रह जाता है तो शेख की बीवी वहीं से निकलती है और उसको जब किनारे से देखती है तो अपने प्राइवेट पार्ट को जो है साबुन लगा रहा होता है। तो ये देखती है, इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट देख के जो है, काला मोटा लंबा देख के उसका बिल्कुल उसका जो है दिमाग एकदम चकरा जाता है और वहाँ से चुपचाप भाग आती है और आने के बाद जो अपने कमरे में लेट जाती है। और लेटने के बाद जो है वो काफ़ी सोचने लगती है कि एक आदमी का इतना लंबा मोटा और इतना बड़ा कैसे हो सकता है, अगर ये आदमी मेरे साथ सेक्स करता तो कितना मज़ा आता। यही सोचने लगती है कि इसको कैसे बात करूं, कैसे पटाऊं। और फिर बाद में फिर वो 3 घंटे बाद जब आती है तो आने के बाद जो है राजेश को कहती है कि देखो राजेश, आज तुम छुट्टी कर लो, आज मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ, आज मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहती हूँ, देखें तुम कितना अच्छा बनाते हो। तो इस बात पे जो है वो कहता है मालकिन, मुझे इसमें क्या दिक्कत है, मैं वैसे भी अकेले रहता हूँ तो खुद ही खाना बनाना पड़ता है, तो मेरे हाथ का आपको पसंद नहीं आएगा। तो कहता है पसंद क्यों नहीं है, बना के तो देखो, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा। तो इस बात पे वो जाता है और चाय बनाने लाता है और चाय बनाता है, कुछ पराठा बनाता है, आलू गोभी का पराठा। कहता है देखो मालकिन, ये मैं हम लोग ज़्यादा बना के खाते हैं, आप भी खा के देखिए। जब बना के लाता है तो इसकी मालकिन जो है उसको देखती है और देखने के बाद कहती है बिल्कुल पराठा इतना गजब का बनाए हो कि तुम भी बिल्कुल पराठे ही जैसे लगते हो कि तुमको भी खा जाऊं। तो वो कहते हैं अरे मैडम, आप मालकिन आप जो है क्या कह रही हैं। तो कहते हैं कि तुम बहुत ही हट्टे कट्टे नौजवान हो और खूबसूरत हो, अच्छे हो, तुम्हारे पास लड़कियां तो बहुत मरती होंगी। तो कहते हैं कि क्या बताएं मालकिन, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं किसी लड़की को कुछ कह सकूं, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं और पैसे हम लोग के पास है नहीं। तो कहते हैं इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्यार तो आंखों से होता है और जब प्यार हो जाता है तो पैसे की वहाँ अहमियत नहीं होती है। तो इस बात पे जो है वो इनके करीब आ जाती है और आने के बाद जो है इनके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है। तो वो समझ जाता है राजेश की इसको जो है इसी की ज़रूरत है और मैं इसके साथ अभी 1 हफ्ता के लिए, मेरे साहब गए हुए हैं तो बीच में कोई आएगा भी नहीं, और अगर ये खुद ही राजी है तो मुझे क्या दिक्कत है। वैसे भी मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था काश ये मालकिन मुझसे कुछ कहे। तो इस बात पे फिर वो मालकिन भी कुछ नहीं बोलती है और वो जो है उसके कपड़े पूरे उतारने लगती है और राजेश के पूरे जब कपड़े उतारने लगती है तो राजेश भी कुछ बोलता नहीं है और वो मालकिन के कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद वो काफ़ी देर ज़ोर ज़ोर से सेक्स करने लगता है और सेक्स करने के बाद जो है मालकिन पूरी तरीके से खुश हो जाती है और कहती है कि आज मुझे पूरा भरपूर मज़ा मिला, जो मेरे पति से आज तक कभी नहीं मिला, और तुम पूरे भरपूर मर्द हो, आज मुझे पूरी खुशी मिली, तुमने खुश खुश कर दिया आज मुझे। तो इस बात पे जो है वो 3-4 बार रात में संबंध उससे बनाता है और बनाने के बाद जो है जो मालकिन होती है खुश हो जाती है और कहती है कि अब
अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो अपने जो है काम पे चला जाता है, और इसी तरह जब भी ज़रूरत पड़ती है वो लगातार उसका पूरा फ़ायदा उठाता है अपने मालिक शेख का। और वो 5-6 दिन लगातार जो मालकिन के साथ सेक्स करता है, और वो भी कुछ सेक्स करती है, और सेक्स करती है, दोनों को बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो है मज़ा करते करते एक दिन शेख आ जाते हैं, और आने के बाद जो है आने के बाद जो है फिर इनको मौका मिलता नहीं है, और जो मालकिन होती है वो तड़फा करती है, वो सोचा करती है कि कैसे इससे बातें करूं, कैसे क्या करूं। लेकिन जो है एक दूसरे शेख से नज़रें छुपा कर ये एक दोनों से बात किया करते थे, और प्रेम वाली बात हुआ करती थी। लेकिन जो है एक दिन होता क्या है कि शेख की बीवी अपने पति के साथ सो रही होती है, और वो फिर क्या करती है, उसको सेक्स करवाने की इच्छा बहुत तेज जागृत हो जाती है, और रात में उठती है, और उठने के बाद जो है अपने कमरे से निकल के बगल में जाती है राजेश के पास, और उसके कमरे में चली जाती है। और राजेश जो है वो तो पहले ही से अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रहता है, तो वो तो चाहता ही है कि वो आ जाए, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, और दोनों जो है कमरे में बंद हो कर लेते हैं, और उसके बाद भरपूर सेक्स करने लगते हैं। और कुछ देर बाद जो है शेख जब उठते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि ये मेरी बीवी गई कहाँ है, आखिर क्या बात है। तो उसको समझ में नहीं आता है। वो बाहर निकल के आता है, देखता है तो उसके कमरे से आगे ही राजेश का कमरा होता है। तो देखता है तो वहां पे आ हो की आवाज उसमें अजीब अजीब से आ रही होती है। तो जाके कमरे में देखता है, फिर एकदम से खटखटाता है, राजेश को बुलाता है। राजेश बिल्कुल नग्न अवस्था में रहता है, जल्दी से कपड़े पहनता है, और उसकी बीवी शेख की बीवी भी कपड़े पहन लेती है, और पहनने के बाद जो है दोनों बैठ जाते हैं। और जैसे ही राजेश दरवाजा खोलता है तो उसकी बीवी को शेख देखता है, अपनी बीवी को, तो बिल्कुल दंग रह जाता है, उसके समझ में नहीं आता है। तो वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गई, और इसके कमरे में क्या कर रही हो। शेख की बीवी और तब कहती है कि मैं तो यहाँ पे आई थी इनको चाय देने के लिए, तब तक आप यहाँ आ गए। तो कहता है कि यहाँ पे चाय देने के लिए आई थी इतनी रात में, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। फिर एकदम से जो है राजेश के ऊपर गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने के बाद कहता है तुमने मेरे मेरे सीने में मेरे पीठ पे छुरा भोंका है, और तुमने जो है मैंने तुम्हारे ऊपर ईमानदारी से तुमको लाया था, और किस कंडीशन में थे, मैंने तुमको सब कुछ यहाँ पे दिया, पैसा दिया, इज्जत दिया, शौहरत दिया, तुमने मेरी बीवी के साथ जो है मेरा ही घर तोड़ने पे लग गए, मैं तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे वो गुस्सा होता है, उल्टा सीधा गाली बकने लगता है, और उसको राजेश को जो है कहता है, मारता पीटता है, गाली बकता है। और उसके बाद अपनी बीवी को भी कहता है तुम जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मुझे मत दिखाओ। और उसके बाद जो है पुलिस को बुला लेता है, और पुलिस आती है, इसको पकड़ ले जाती है, और पकड़ के ले जाने के बाद 1 हफ्ते रखती है, और रखने के बाद इसको जो है अपनी अदालत में पेश करती है। और अदालत में इसको जब पूछा जाता है, जज साहब पूछते हैं कि तुम इनके कमरे में क्या कर रहे थे, और तुमने इनकी बीवी के साथ गलत किया है क्या, इनके साथ अश्लील हरकत करते हुए पाए गए हो। तो इस पर से वो कहता है कि नहीं साहब, मैंने कोई गलत नहीं किया है, ये साहब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इनकी बीवी को पेश किया जाता है। तो बीवी से पूछते हैं कि आप बताइए कि क्या राजेश ने आपके साथ कोई गलत हरकत की है। तो इस बात पे वो कहती है कि नहीं, इसने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की है, बल्कि मेरे पति जो है इसको गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि इसका काफ़ी पैसा बाकी है, और पैसा ना देने के कारण सोच रहे हैं कोई इल्ज़ाम लगा के यहाँ से भगा दें, और इसको जेल में बंद करा दें। तो इस बात पे जो है जज साहब कहते हैं कि उस गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने के बाद कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम जो है इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के जो है इसे यहाँ से भगाना चाहते हो। तो इस बात पे जो है वो खारिज कर देते हैं मुकदमा, और बताते हैं, वो कह देते हैं कि इस लड़के को जो है जितना इसका पैसा बनता है वो पैसा इसे दे दिया जाए, और जो है अब दोबारा इस तरीके से हरकत मत करना। तो वो काफ़ी समझा देते हैं शेख को, और इसे जितना पैसा इनका बनता है वो सब शेख इसको पैसा देता है, और बहुत तेज गुस्सा होता है कि सब मेरी बीवी के कारण ही हुआ है। फिर ये क्या करता है, पैसा वैसा लेता है, और वहीं पे दूसरी जगह पे चला जाता है, और वहाँ पे काम करने लगता है, और अच्छी तरीके से काम करता है, 1-2 साल वहाँ भी काम करता है, और काम करने के बाद अपने अच्छा खासा पैसा कमा के अपने घर गांव चला जाता है।
तो ये दोस्तों, ये कहानी आप लोग को जो सुना रहा हूँ, आप किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे और ना परेशान करना हो। और ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। और ये कहानी दोस्तों जो है, इस तरीके से करना नहीं चाहिए जैसे इस लड़के ने किया। मेरा मानना तो ये है कि इस लड़के ने इस तरीके से किया कि कोई आदमी इतना बड़ा भरोसा करे और उस भरोसे का इसने इस तरीके से जवाब दिया। इसी वजह से कहते हैं किसी के ऊपर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे इसने विश्वासघात किया, वो कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके से नौकरों को रखने को आप लोग सजग रहिए और ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी ऐसा काम कर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।